दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। चुनाव हो चुके हैं और ये भी तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे देश में किसानों के साथ जो हुआ है वो सब आपको पता ही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो ज़िला है शामली ज़िला। हमारे साथ में बात करने के लिए अभी शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका गांव गुहांड में। धन्यवाद भैया। बधाई हो आपको। आपके 2 सांसद चुने गए हैं, एक बागपत से, एक बिजनौर से। हाँ, रिजल्ट अच्छा रहा हमारा। 100/100 है। 100/100 कहाँ कराने में तो चित हो गया आप। नहीं तो आपने लोकदल की बात करी। यहाँ तो गठबंधन था यहाँ भी। हाँ, गठबंधन था तो पूरे देश में भी तो गठबंधन था। प्रधानमंत्री तो बन गए। ये तो देखो जनता का फैसला होता है, जनता का फैसला स्वीकार्य हो, स्वीकार करना है। जो जनमत आया उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं कोई कमी रही होगी उस कमी को दूर करना चाहिए, करेंगे उस कमी को भी दूर करेंगे। जो भी जनता के फेवर के कार्य होंगे, जहां हमें दिखता है कि भाई यहाँ कमी रही है, उनका पूरा हमारा प्रयास रहेगा आप उन कमियों को दूर करा जाए। अच्छा, नु कह रहे थे कि भाई जनो इक्कर कर देंगे हम तो सारी, यहाँ देखियो कबूतर से उड़े फिरेंगे। कहाँ गए कबूतर में उड़े नहीं। तो ऐसा है, चुनाव में चुनावी सिगुफे बहुत चल रहे हैं और जनता के बीच में सारी बात कहनी पड़े। यदि ठाड़ी तकड़ी बात नहीं करते तो फिर चुनाव कहाँ तक हो जाएगा। चुनाव तो करवाना पड़ा है ना भाई। ये बात नहीं कहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं रहता, फिर तो एक तरफा मामला होता। अरे ठीक है, कुछ कमी रही होगी, जनता ने नहीं स्वीकारा, कमी थी, कुछ है कमी और उसका परिणाम हुआ है। उन कमी को हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में जाकर उन कमी को पता करना चाहिए, कहाँ कमी हुई, क्या कमी रही, उसे फिर उसका निवारण करें। इकरा ने तो सुबह से लड़ना चालू किया, शाम तक लड़ी ज़बरदस्त तरीके से, फिर शाम ऐसा हुआ कि 72,000 वोटों से जीत गई। हाँ बिल्कुल, वो तो सबके सामने है, देखा नहीं हमने। आप तो कह रहे थे कुछ नहीं होना है। हाँ तो यह लेवा कमाल है। यूँ यूँ कहेंगे फिर कैसे चुनाव लड़ते हम। चुनाव तो लड़वाया, ये तो कह के लड़वाया। अच्छा, एक और यहाँ नेता थे, युवा नेता हैं मनीष चौहान, वो भी टिकट मांग रहे थे। एक वीडियो आपकी वायरल हुई कि हाँ, अगर मेरे कहते टिकट होता है, अगर मनीष चौहान होते तो कैसा रहता चुनाव। देखो ये भविष्य की बात है, क्या होता क्या होगा, ये सब चलता रहे। अच्छा चुनाव लड़ता, वो भी कोई गलत चुनाव थोड़ा लड़ता, बढ़िया चुनाव लड़ता, मेहनती है और फिर राजनीतिक परिवार से है। मेरे पे क्यों तू, मैं किसी का वो थोड़े कह दूँगा। अच्छा लड़का है, ठीक है, और राजनीतिक परिवार से चौधरी वीरेंद्र सिंह का असर है यहाँ, बढ़िया चुनाव लड़ता। एक राशन किसानों की, मजदूर की आवाज़ उठाती रहे, हर जगह जितने भी धरने प्रदर्शन हुए हर जगह जावे। तो अब भी लगा आपने, मतलब तो सांसद बन गई, वो हो गया अब तो बन गई, अब तो नहीं होने का। राम मंदिर बनेगा वहीं बगल में ही रह गए, तो ऐसा तो नहीं है कि बन गई अब किसानों की, मजदूर की आवाज़ नहीं उठने की। देखो इस बात का किसी को कुछ नहीं है। देखो जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के बीच में रही, उसका उसे लाभ मिला है और हमारी तो शुभकामनाएं हैं और आगे भी वो जनता के बीच में रहे, जनता की आवाज़ उठावे, करना चाहिए। जब जो भी आपने ये पकड़ लिया भाई आप राजनीति करोगे तो राजनीति करेंगे, लोकतंत्र में जनता के बीच में रहना ज़रूरी है, जनता के जो मुद्दे हैं उनके उजागर करना ज़रूरी है। जो सरकारें होती है उन्हें भी वे मुद्दे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमने भी खूब हल्ला किया है और जो जेन्युइन चीज़ से उन्हें उठाया और उसका जहाँ तक हमारा प्रयास हुआ। कई बार ऐसी स्थिति आई जैसे कि वो पेपर लीक हुआ था, उसमें बच्चों की गैल अपना योगदान हमने दिया और उसका परिणाम हुआ कि वो पेपर कैंसिल हुआ। और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिन पर हमने जनता के साथ लग के और उस आवाज़ को उठाया, बुलंद किया, सड़क से लेकर सदन तक खूब संघर्ष किया। तो करना चाहिए, उसका लाभ मिलता है। प्रसन्न चौधरी तो बड़े कड़क शब्द इस्तेमाल करते हैं, बड़े ज़ोरदार भाषण होते थे। चुनाव होते ही अब हारने के बाद इतने ढीले पड़ गए क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ बात कहने का समय हो वहाँ कहनी चाहिए और अपनी आवाज़ से कहनी चाहिए। हमें भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कड़क हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आवाज़ उठानी है तो उस आवाज़ को दमदारी से उठाओ, जो जनता को अच्छा लगे उसके अनुसार कार्य करो, उसके अनुसार आवाज़ उठाओ, बढ़िया है। मेरे पे कड़क के और किसी का लट मरवाओ है तो सिर में, हारना कहाँ है, तो जीत तो रहे हैं। बता लड्डू नहीं खाए तभी लोग। अरे चौधरी साहब मंत्री बन गए, इससे बड़ी खुशी और कौन सा मंत्रालय मिला चौधरी साहब थे।
देखो, अभी मंत्रालय 1-2 दिन में घोषणा होंगी। अभी जो सिस्टम है उसके अनुसार मैं नहीं कह सकता कौन सा मंत्रालय मिलेगा, पर मैं ये कहूँगा जो भी मंत्रालय मिलेगा जो सब उस मंत्रालय को चमकाओ। एक ये थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। क्या प्रसन्न चौधरी को अगर कृषि मंत्रालय मिल जाए तो क्या किसानों के लिए ऐसे उपहार लेकर आएंगे? एक उन्होंने अग्निवीर की भी कहा था, अगर हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर को हम कैंसिल कर देंगे। क्या होगा अब की बार? आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी किसान मसीहा रहे और उन्होंने सत्ता में रह के अद्वितीय काम किए। और आज यदि इस क्षेत्र की पहचान है, किसान की यदि पहचान है, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से है। आदरणीय जयंत चौधरी, मैं कई चैनलों पे यह बात कह चुका हूँ और मैं कोई भी मेरा वक्तव्य होता वहाँ भी ये बात जिक्र करता हूँ। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी एक जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं, विचारशील चिंतनशील व्यक्तित्व हैं और उन्हें अब मौका मिला है और हमें सब आशा है और मैं ये दावे से भी कह सकता हूँ कि वो जनता के फेवर के लिए उन्हें कोई भी डिपार्टमेंट मिले, कोई भी मंत्रालय मिले, वो अच्छे कार्य करेंगे और कोई ना कोई ऐतिहासिक ऐसा कार्य आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी करेंगे जो लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज होगा। अभी भी जब से वे राज्यसभा सांसद बने थे, हमारे देश में लगभग 750 से भी ऊपर सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में मिला के। वो पहले एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी निधि पाई निधि युवा और खेल के लिए समर्पित करने का कार्य किया है। कहीं भी हो, यदि कहीं स्टेडियम की जगह है तो वो बनवाने का पैसा देते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में साहटू गांव पड़ता है, वहाँ कुछ जगह थी, वहाँ उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपए अपनी निधि से दिए। छपरौली में दिए, बड़ौत में दिए, हमारे शामली ज़िले में 12 लाख रुपए कन्यान गांव में दिए। तो ये एक अच्छा कार्य है और उनका कहना भी है और है भी। यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी प्रतिभाओं को, खेल प्रतिभाओं को चमकाना है और उन्हें विकसित जो देश है उनके बराबर खड़ा करना है, तो हमें इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक उद्योग भी है। यदि गांव गैल, हर तीसरे गांव गैल स्टेडियम बनेंगे और उन स्टेडियमों के अंदर सुविधाएं दी जाएंगी और वो सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होंगी, तो उसमें जो मशीनरी लगेंगी, जो आइटम्स लगेंगे, तो उनको कौन बनाएगा? कोई फैक्ट्री बनाएगी, तो एक रूटीन घूमेगा। जैसे यदि कहीं सड़क बनती है तो सड़क बनने में जो वहाँ लेबर लगती है उन्हें रोज़गार मिलता है, जो मटेरियल लगता है फैक्ट्री से आता है, उसमें फैक्ट्री चलती है, यानी कि एक रूटीन घूमता है। ऐसे ही यदि खेल मंत्रालय और युवाओं के लिए स्टेडियम स्थापित करें और उन स्टेडियमों में सुविधाएं दें, तो इससे दोनों काम होंगे। बिजनेस भी एक किस्म से बढ़ेगा और हमारे युवाओं को, हमारी प्रतिभाओं को चमकने का मौका मिलेगा और उनको सुविधाएं मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो गेम्स होते हैं, चाहे वो एशियाड हो, चाहे ओलंपियाड हो, वहाँ पे में प्रतिभाएं चमकेंगी, नाम होगा देश का और उन्हें आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। चांस तो मिलेगा, लेकिन जिस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है, दिल्ली में पहलवान अपना धरना दे रहे थे, किस तरीके से उनके ऊपर पैर रखे गए, जूते मारे गए, उन्हें गालियाँ दी गई, उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। मोदी जी भी कहते हैं मैं आज यहाँ स्टूडियो में बैठा हूँ, बाहर किसी ने पकौड़े का ठेला लगा लिया, आपके लोग जाएंगे खाएंगे। दोनों चीज़ें उन्हीं की बोल रहे हैं आप, तो भाषा भी पूरी बदल दी। नहीं, एक बात बताओ, जो कार्य गलत होगा, जो जनता के फेवर में नहीं होगा, वहाँ हम उस आवाज़ को पहले बाहर से उठाते थे। अब अंदर सरकार के रह के भी कोशिश हमारी ये रहेगी, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी की रहेगी कि किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, ऐसे गलत कार्य ना हो, जनता के फेवर की बात हो। हम हर मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बस अब फ़र्क इतना रहेगा, अब धरने प्रदर्शन ना करके उस आवाज़ को सरकार के अंदर रह के हम बुलंद करेंगे
और जनता के फेवर के कार्य करेंगे। जहाँ जिसने जो गलतियाँ करी होंगी उसे उस गलतियों का फल मिलता है, परिणाम मिलता है, परिणाम उनका आता है। तो ऐसा नहीं, लोकतंत्र में सब कुछ फैसले जनता के होते हैं और वो जनता के फैसलों का असर भी दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है अगर भाई हमारा गठबंधन है तो हम गलत कार्यों को, किसी के भी जो भी होगा उनको हम पनाह देंगे, नहीं, हम विरोध करेंगे। जहाँ गलती होगी उसे गलती को बताएंगे, जो सही कार्य होगा उसकी ओर बढ़ेंगे। अच्छा, जैसा चौधरी साहब जो हैं, मतलब किसानों के लिए जाने जाते हैं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए उनको जाना जाता है, और देश में जवानों की भी आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं की, पहलवानों की आवाज़ उठाते हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब पहले आवाज़ धरने प्रदर्शन के माध्यम से उठाई जाती थी, अब वो सदन से आवाज़ उठाएंगे कि गलत हो रहा है तो वो तो उन्हें तो गठबंधन से हटा दिया जाएगा। तो समझ नहीं रहा बात को। कभी सरकार धरने प्रदर्शन दिया करे क्या? सरकार का काम क्या है? काम करना है। तो क्या सदन में रहते हुए चौधरी साहब इन चीज़ों की खिलाफत करेंगे, आपसे भी करवाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी सलाह देंगे, और जो सही काम होंगे उनको सही की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारे एजेंडे में नहीं होंगे और जिसका लगेगा कि भाई इसका परिणाम गलत है, उसे कहेंगे हम। जहाँ तक प्रयास होगा, जो हमारी ताकत होगी, जितनी ताकत होगी उस ताकत से कहेंगे। वो मैं 100% नहीं कह सकता कि उस काम में हम सफल हों, लेकिन जहाँ तक भी होगा हम कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जैसा आपको क्या लग रहा है, क्या कारण नज़र आया आपको कैराना पे आपका जो आपकी पार्टी का जिसके साथ गठबंधन था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप चौधरी क्यों आ रहे हैं यहाँ? अरे ये तो सब कारण, मैं इतना बड़ा समीक्षक नहीं हूँ लोकतंत्र का। सबके अपने अपने साइकोलॉजी विचार होते हैं। बड़े नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी है और एनडीए गठबंधन के सब नेता लोग हैं, वे विचार विमर्श करेंगे और कमियों को देखेंगे। जहाँ भी कमी हुई होगी तो उसका परिणाम होगा। इसमें 2-3 बात मैं भी कह सकता हूँ। एक तो ट्रेंड आ जाता है किसी चुनाव का, जो सबकी समझ में तो आता नहीं। एक तो युवा वाला फैक्टर भी इसमें रहा है। दूसरा, पॉपुलैरिटी भी, मतलब चुनाव में उठ नहीं पाया चुनाव, और वोट परसेंटेज घटा है। उस वोट परसेंटेज घटने का भी ये रीज़न हुआ है। और एक ट्रेंड आया, जो 400 पार का नारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और गठबंधन, एनडीए के गठबंधन के जो भी घटक दल से सबने उस 400 पार के नारे को नारा बनाया, वो मेरे विचार से, देखो सबके अपने अपनी साइकोलॉजी है, वो इतना एक्सेस हो गया कि उसका उल्टा असर भी हुआ। विपक्ष वालों के पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, उन्होंने इस मुद्दे को ही उल्टा भुनाना शुरू कर दिया। वो संविधान की कॉपी लेकर आ गए, भाई ये तो संविधान तोड़ेंगे। तो कुछ लोग भ्रमित हो गए, कह भाई ऐसा ना हो कि इतना बड़ा जनमत यदि इनका आ गया, बहुमत इनका आ गया, तो ये संविधान के साथ कुछ छेड़खानी कराए, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ये तो एक चुनाव, तो कह रहे थे संसद में कि आरक्षण के खिलाफ हूँ मैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये तो एक चुनावी स्टंट था, तो उसका उल्टा असर चल गया। कुछ जगह जो अति पिछड़ा और दलित था, वो इंडिया गठबंधन की ओर चला गया। उसी का परिणाम पूरे प्रदेश में चला। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा, जो दलित वोट है, जहाँ वो कोर वोटर बीएसपी का था, उसने अपने बीएसपी के कोर वोटर को छोड़ के वो सपा की तरफ झुका है। और मेरे विचार से जो कैराना में जो हार हुई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न दलित और अति पिछड़ा का उस ओर बढ़ना है। अब पता नहीं कितना नुकसान इससे हुआ होगा, वो तो समीक्षा जब होगी, जब इसका सब जगह से मूल्यांकन होगा, जब पता चलेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़र्क आया, क्योंकि बूथ तो पे हमने देखा है जहाँ दलित वोट बीएसपी को मिलना चाहिए था सारा का सारा, वहाँ वो 50% तक भी सपा पे चला गया है। वो किस कारण से गया है, मुझे तो यही कारण लगता है। दूसरा और भी कई रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हो गया। कुछ युवाओं का, एक प्रत्याशी का फ़र्क होता है। और जो आदरणीय जो इकरा हसन हमारी बड़ी छोटी बहन थी, उसका पॉपुलैरिटी का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। वो युवा में बहुत पॉपुलर थी, और मैं देखो उसके भाग्य में था, उसने अपनी मेहनत करी, उसे कामयाब। 3 साल से लगातार फील्ड में थी, कितने भी धरने प्रदर्शन में हर जगह गई। हाँ, अच्छा काम किया, वो लगातार जनता के संपर्क में रही, उसका परिणाम भी मिला है, जीत गई वो। हाँ,
परिणाम मिला है लोकतंत्र में। तो सब उनके भाई का भी वीडियो वायरल हो गया कि हो गया काम, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ये तो सब अपनी करना चाहिए, जो जैसे जीतेगा वो खुशी तो मनाएगा, हम क्या कह सकते उसमें, वो देखें। लोग तो उसको और तरीके से ले रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, जो इंडिया में क्या तरीका काटना उसमें, सब अपनी खुशी में। हम लड्डू बांट रहे हैं। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी मंत्री बन गए तो लड्डू नहीं बांट रहे हम, तो खुशी होगी, जो करते हैं इजहार खुशी का करना चाहिए। जिस दिन हमारी हार थी हम चुपचाप बैठे थे, आज कल चौधरी साहब ने मंत्रालय की शपथ लिया, आज हमने लड्डू बांटे, खुशी जी का जाहिर करी, तो वो करें, खुशी में अपनी खुशी करनी अच्छा, चाहिए। एक और चली हुई है, आपने तो सुना होगा, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आजकल उनको तिहाड़ जेल भेज रखा है। खैर वो चीज़ अलग है क्यों गए हैं। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? अरे सारा मेरे जुम्मे थोड़ा ही है, जो कुछ होगा वो लोकतंत्र में होता रहता है और वो सबके सामने होगा। मुझे क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कि इतना बड़ा ज्ञाता हूँ। विधायक तो हैं आप। मुझे तो अपना ही पता भाई, मुझे तो यहाँ के निर्णय का नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं, ये तो चलता रहेगा लोकतंत्र में। ऐसा देखो, एक बात बताओ, एक की सरकार रहुजा जी भी के कुछ लोकतंत्र में मजा है। ये लोकतंत्र में तो चुनाव इसीलिए हो, सत्ता परिवर्तन के लिए हो, जो अच्छे कार्य करेगा वो बढ़िया रहेगा। और भाई देखो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे अनुसार तो ठीक काम कर रहे हैं। शामली का भी आज तक पेंडिंग है, शामली बिल का, तो उनका ग्राफ भी कोई नीचे नहीं गिरा है और बढ़िया काम करते हैं। और कानून वहाँ जब भी वहाँ गए हैं वो, मैं पूरी बात कह दूं, कानून व्यवस्था आज के समय में जितनी अच्छी है, पहले कभी ऐसी नहीं रही। रही बात गन्ने की आती है, बार बार इस बात का जिक्र भी आता है, हमारे यहाँ की एक्चुअल में ये 5-7-10 साल से प्रॉब्लम है। और उस पर मैंने तो एक दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहा, उन्होंने साथ के साथ एक्शन लिया, वक्तव्य भी दिया और अब उस पर वे विचार विमर्श भी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब लोकदल का भी सहारा सरकार में हो गया है, गठबंधन का हिस्सा हो गया लोकदल, तो हम भी प्रयास करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे। और मुझे पूरा दृढ़ निश्चय के साथ मैं कह सकता हूँ कि पेमेंट जो पिछला भी है, ये सब पेमेंट बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे। प्रयास करेंगे इसमें और हम किसानों के साथ हैं इस मामले में। हम बिल्कुल भी उद्योगपतियों के साथ जाएंगे नहीं। जहाँ भी जेन्युइन काम किसानों का होगा, चाहे वो उसके वाजिब दाम के लिए हो और चाहे उसके भाव की वो पेमेंट के लिए हो, हम उसमें पूरा संघर्ष सत्ता में रह के करेंगे, सत्ता के पास उस बात को लेके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जैसा उनका चरित्र है वो इस काम में ढिलाई नहीं बरतेंगे। और पेमेंट पाई का होगा, नहीं पाई का होगा तो मील किसानों के अधीन होंगे, ये मैं कह रहा हूँ, होगा 100%। बिल्कुल भी इसमें कोई फैसला बिल्कुल नहीं करेंगे। पाई का पेमेंट किसानों का करना पड़ेगा मिलों को, नहीं तो मील पर अधिकार किसानों का। ये हो जाएगा इस सरकार में? बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी जी से जिस तरीके से वो मैं देख रहा हूँ कई फोटोज उनके वायरल हो रहे हैं, इस तरह बैठे हैं, जैसे लोग तो लिख भी रहे हैं आप मंत्रालय की शपथ में गए हैं, मतलब मरगत में नहीं गए आप, तो योगी जी को जो चेहरा है उतरा हुआ है। अरे तो उनका चेहरा तो हमेशा खिलता हुआ रहा है। देखो एक बात बताऊँ, आदमी का यदि चरित्र उच्च है और वो अच्छे विचारों का है, हमेशा सच बोलता है, तो उसका चेहरा कभी भी उतरा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का हम नाम लेते हैं, उनमें वो ताकत थी, सच बोलने की ताकत थी, आर्य समाजी की ताकत थी कि कोई भी यदि उनके सामने ताकत आई, उन्होंने अपने अंदरूनी ताकत से उसका मुकाबला किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में भी मैं यही कह सकता हूँ कि वे सच पर चलने वाले इंसान हैं और वे हमेशा खिले हुए चेहरे से बात करते हैं और किसी से भी और कहीं भी गलत बात पे विश्वास नहीं करते, और यदि कोई गलत करता है उसको दंड भी देते हैं। तो ऐसा तो तुम मुझे भी कह रहा था, वो डिल्ले है वो हिले। अब यार ये तो कोई पुराना फ़ोटो, कैसे फ़ोटो में क्या हो, फ़ोटो देख लो बार वही फ़ोटो बहुत सुंदर लगेगा, दूसरे एंगल से खींच लो खराब लगेगा, उसे डाल दो, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। और फिर दूसरा, यही इतने बड़े राजनीतिक लोग हैं, हार जीत तो होती रहती है, लोकतंत्र का हिस्सा है, ये तो चलता रहे।
इससे घबराने का मतलब थोड़े है। इससे तो और शिक्षा लेनी चाहिए कि कहाँ कमी रही उसे दूर करो। मेरा सवाल रह गया था कि मोदी जी ने संसद में कहा हम आरक्षण नहीं चाहते, आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए जो SC ST है, OBC है और माइनॉरिटी है, उसमें कहीं ना कहीं ये आ गया कि भाई चलो ठीक है, अब की बार तो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं, अगर मोदी सरकार आ गई और 400 पार अगर हो गए तो आरक्षण जो है ख़त्म हो जाएगा, संविधान जो है ख़त्म हो जाएगा। भाई देखो, ये तो रीजन का पता चलेगा, लेकिन देख मैं पर्सनल अपना विचार बता दूं, आरक्षण के तो मैं भी खिलाफ हूं, पर जो जातियां अभी भी अपने स्तर को नहीं उठा पाई, उन्हें सरकार को ज़रूर मदद देनी चाहिए। सब बराबर होने चाहिए। कहीं कहीं ये भी देखने को मिला है कि भाई एक ही परिवार में आरक्षण, बार बार आरक्षण, तो वो भी गलत है। जहाँ आवश्यकता है, जिस गरीब को आवश्यकता है, जिस जाति में उनका लेवल बहुत नीचे गया हुआ है, उन्हें उठाने की आवश्यकता है। सरकार उन्हें ऊपर उठाना चाहिए, मदद देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि भाई बार बार एक ही व्यक्ति को जा रहा है और वो उस चीज़ से ऊपर भी आ चुका है, फिर भी उसे आरक्षण मिला, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। दूसरे भी लोग हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए। दूसरा कुछ तो ऐसे होने चाहिए अब जिनमें आरक्षण बिल्कुल ना हो। ऐसे भी ये सरकार की पॉलिसी होती हैं, पॉलिसियाँ हैं, उन्हें बनानी चाहिए जिससे कि अव्यवस्था ना फैले। लेकिन गरीब को, भाई मजे मान लिया गरीब ही है, अब पढ़ने में मतलब उसकी शिक्षा होनी है। एक लड़का तो बड़े बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, पैसे वाला है, तो उसे दूसरे गरीब को भी तो वो सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें मदद होनी चाहिए उसकी। तो पता नहीं उनकी क्या पॉलिसी है, क्या उन्होंने कहा था, मेरे तो याद है नहीं कहाँ कहा होगा, क्या कहा होगा। नहीं, जो आरक्षण है, अगर आप कह रहे हैं कि गरीब को है, एक को बार बार मिल रहा है, और जिन लोगों ने उन्हीं लोगों का हज़ारों साल से शोषण किया है, वो हज़ारों लोग सालों से पढ़ते ही आ रहे हैं, अगर उन्हें 5-7 बार 10 बार मिल भी गया तो क्या दिक्कत क्या है? नहीं, यदि उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है तो फिर कोई बात नहीं। जब वो दूसरों के बराबर लग चुका है तो दूसरे को तो जो उनसा नीचा है उसे मिलना चाहिए। आज भी लोग जातियों के अनुसार से देखते हैं। संविधान है हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश है हमारे पास इतना मजबूत, दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, फिर भी बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा जाता है, उस जाति का है उसको, बहुत सारे लोग तो उसको दूसरे नाम से ही पुकारते हैं, बहुत सारी जगह सस्पेंड भी हुए लोग इसमें। देखो, ये चीज़ें सामाजिक स्तर लोगों का अब भी गिरा हुआ है, इतना नहीं बढ़ पाया। और जब देश विकसित की ओर बढ़ता हो, शिक्षा की ओर बढ़ता हो, तो ये चीज़ें नुकसान की होती हैं, बहुत बड़ा नुकसान इनका निकलता है। यदि देश को विकसित करना है, देश का शिक्षा बढ़ानी है, देश को आगे बढ़ाना है, तो उसमें ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए, फिर विकास हो नहीं पाता। कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे रह जाते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे देश में अभी भी जातिवाद बहुत है, बहुत जातिवाद है। फॉरेन कंट्रियाँ ऐसी हैं, वहाँ जाति का नाम भी नहीं है कहीं, तो वे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें देश के विकास में सहयोग देना चाहिए, देश की तरक्की में सहयोग देना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम शिक्षा ग्रहण करें, और शिक्षा ग्रहण करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जज बने, अच्छे फैसले सुनाने के लिए, और देश के विकास के लिए हम साइंटिस्ट बने, अच्छी मेडिकल व्यवस्था देने के लिए हम डॉक्टर्स बने। पढ़ाई का यही मकसद होना चाहिए, और सरकारों का भी यही मकसद होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और हम जातिवाद में बढ़कर, धर्मवाद में बढ़कर हम यही लड़ाई झगड़े करते रहें तो विकास कैसे करेंगे? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस पर कहीं नहीं लिखा रहता अगर भाई यू इस जाति से है या इस धर्म से है। वो भगवान या अल्लाह के घर से आया, वही मान के चलो, तो उसे तो धर्म के ठेकेदार बनाते हैं। फिर जब कोई आदमी बीमार हो जाता है और उसका ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें कहीं जाति और धर्म नहीं लिखा जाता, ब्लड के ग्रुप्स लिखे जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये लोगों जो समाज के अंदर समाज के ठेकेदार बनकर, धर्म के ठेकेदार बनकर इस समाज को खा रहे हैं, निचोड़ रहे हैं, आपस में भिड़ा रहे हैं, तरक्की कैसे हो जाएगी? तो ये चीज़ बढ़ी है, घटनी चाहिए। शिक्षा का मतलब, विकसित होने का मतलब यही है। शिक्षा भी तो समान नहीं है ना। एक व्यक्ति है कि वो
हायर एजुकेशन लेगा या अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा। एक बच्चा वो है जिसके पास फीस है ही नहीं, वो बेचारा वहीं वो इस खिचड़ी के लिए भेज रहे हैं बच्चे माँ बाप उसको। उन्हें लाभ मिलना चाहिए, उनके स्टैंडर्ड को उठाना चाहिए, शिक्षा सबकी बराबर होनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शिक्षा सबकी बराबर हो। ये जो प्राइवेट स्कूल आए हैं, इन प्राइवेट स्कूलों में भी सब बराबर की शिक्षा लेवें, गरीब और अमीर का इसमें फ़र्क ना रहे। यदि कोई उसमें गरीब आदमी भी शिक्षा के लिए जा रहा है तो उसे लाभ मिलना चाहिए। वैसे सरकार ने कुछ करा भी है पर इतना कम है, उसका कोई असर अभी दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी ने तो 10 सालों में एजुकेशन के लिए कोई बात ही नहीं की। वो तो एजुकेशन पे बोलते ही नहीं, 10 सालों में तो एक बार भी नहीं बोले एजुकेशन के ऊपर। चलो अब बोल लगे आगे, अब तुझे लग रहा है नहीं बोले, कुछ तो किया होगा। लेकिन आपको जयंत चौधरी जी इतने एजुकेटेड हैं और जहाँ उनको शिक्षा की बात भी करनी चाहिए, युवाओं के रोज़गार की बात करनी चाहिए, अब हो गई वो बातें, अब तो मंत्रालय मिल गया है। रखेंगे, मैं तो पहले कह रहा हूँ, जो जनता की आवश्यकता है और जहाँ मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है वे बातें आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, सत्र लगने वाला होगा आपका विधानसभा का? शायद जुलाई अगस्त में लगेगा। जुलाई अगस्त में लगेगा। स्मैक का कारोबार इतना फैल गया है, 16-16 साल के बच्चे बर्बादी के कगार पर खड़े हैं और गांव में खुली बिक रही है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, आपको पता भी होगा, आपकी नोटिस में भी होगा। तो क्या अब की बार सदन में आप चाहेंगे कि अब की बार बाबा जी के सामने, क्योंकि बाबा जी तो तुरंत एक्शन लेते हैं, कि अब की बार जो स्मैक बेचने वाले हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो? ये बहुत घृणित प्रक्रिया और घृणित काम इस समाज के अंदर हो रहा है, जिसका जितना भी विरोध करना चाहिए इसका विरोध। और ये पूरे समाज को और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। इसका जितना विरोध करा जाए और इसके खिलाफ जितना भी कैड़ा से कैड़ा एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, और इसके खिलाफ जितना भी संघर्ष करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं बिल्कुल हर तरीके से तैयार हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी इस विषय में बात भी करूँगा। ये बहुत गलत है हमारे क्षेत्र के लिए, इससे घृणित और गिरा हुआ कार्य हो नहीं सकता। ये बर्बाद करके छोड़ देगा इस देश को और हमारे क्षेत्र को। इससे हमें निजात मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए किस हद तक भी क्यों ना जाना पड़े। जी। चलो, आपको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं लगातार, आप देख रहे होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम वीडियो बना रहे हैं। पहले व्यक्ति शामली विधायक प्रसन्न चौधरी है जिन्होंने इतने शब्दों में इतनी बात कही है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे ही ये बात हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चलेगी कि शामली जैसे ज़िले में इस तरीके से स्मैक का कारोबार हो रहा है, और आप जो हमारे ज़िले के डीएम साहब हैं उनसे बात करिएगा ताकि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई हो। और युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखें अपने फ्यूचर का, अपने बारे में सोचें, अपने माँ बाप के बारे में सोचें। ज़मीन तक बिक गई है जी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हाँ, कैमरे पर बताना भी उनको, मतलब अपनी महिलाओं को भी उन्होंने दूसरी तरफ भेजना शुरू कर दिया है। तो खैर, हमारा जो फ़र्ज़ है हम उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप सभी का साथ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अपना आशीर्वाद के रूप में हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए और जुड़े रहेगा हम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।